वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे जश्न आज़ादी की खुशी से मुताल्लिक। तो मुल्क भर में हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया और इस मौके पर अहले पाकिस्तान की जानिब से रंग बिरंगी लाइट्स, हरी भरी झंडियाँ हमने देखी। झंडे लगाकर पूरे ही मुल्क को सजाया गया था। जिस गली को देख रहे थे, जिस घर को देख रहे थे, उसको सजाया गया था। कराची में भी हमने देखा कि बड़ी शाहराहों के इर्द गिर्द कायम जो इमारतें हैं, उनकी सजावट ने शहर के रंग ढंग ही बदल दिए। इस्लामाबाद में भी रंगों की कौसा कज़ा हमने देखी। 13 और 14 अगस्त की रात जिंदा दिलाने। लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ भी रात 12 बजते ही ग्रेटर इकबाल पार्क, पंजाब स्टेडियम और कलमा चौक समेत दीगर मकामात पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा देखा गया, जो इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। दिन के आगाज़ की बात करें तो तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। और 14 अगस्त की मुनासबत से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में सियासतदानों को अफ़्व दरगुज़र का रास्ता अपनाने का मशवरा दिया और नफ़रतों के बजाय मोहब्बतों को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। इसके अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी परेड मुनक्किद की गई थी, जिससे खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यह कहना था कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर बना है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। कल शाम को वाघा बॉर्डर पर भी परचम उतारने की तकरीब हुई। हमने देखा कि वहाँ पर भी बड़े ही पुरजोश मनाजिर देखने में आए, जिसमें अहले लाहौर की जानिब से भरपूर शिरकत की गई। फ़ज़ा नारों से गूंजती रही। बड़े ही ज़बरदस्त मनाजिर थे जो कि कैमरा ने रिकॉर्ड भी किए और लोगों ने अपनी लाइव स्क्रीन पर भी देखे। खैर आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हल्फ उठा लिया। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से इंकशाफात और नवाज शरीफ की वापसी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनका हल। और यतीमों की कफालत का शानदार मंसूबा, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कल यानी कि 16 अगस्त से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो बारिशों का एक नया सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तुग़यानी के खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के हवाले से भी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। तो जो सयाह हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई और मज़ीद बारिश के बारे में भी बताया जा रहा है। जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश से एक जानिब मौसम हमने देखा सुहाना तो हुआ, तो दूसरी जानिब जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में कल सुबह कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो मतला है वो जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान बताया जा रहा है। और आज कराची के शहर में भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ दिन के वक्त बूंदाबांदी भी हो सकती है, तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला भी है वो जारी रहेगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, तो क्या जो मानसून का पीरियड है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ? जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मानसून का तो ख़त्म तो अभी नहीं हुआ, ये तो चलता है 15 सितंबर तक अमूमन। और उसमें जो करंट स्पेल चल रहा है इसमें वही शुमाली इलाका जात हैं, उसमें ही ज़्यादा बारिश है। यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर लाहौर, फैसलाबाद और फिर ऊपर आपका सियालकोट, नारोवाल, इस्लामाबाद, कोटवार, केपी के बेशतर इलाके, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो अभी तो मानसून की जो पोजीशन है वो ये कि मानसून एक्सिस उधर फुट ऑफ हिमालयाज़ के आसपास शिफ्ट हुआ है, तो उसके नतीजे में डिफ्लेक्टेड करंट्स जा रही हैं जो हमारे शुमाली इलाका जात में, और फिर उधर से कुछ वेस्टर्ली वेव भी इंटर हो रही है। तो केपी में और कश्मीर में और इस्लामाबाद से ऊपर के जो इलाके हैं उनमें ज़्यादा इम्कान है बारिश का। अगले 2-3 दिन ये स्पेल चलेगा इसी तरह गैप्स के साथ, वक्फे के साथ। तो कहीं खासकर पहाड़ी इलाकों में वही जो कश्मीर का इलाके हैं और इस तरह से केपी के शुमाली इलाके दीर और चतराल और सवात वगैरह और कागान, नारान, मालाकंड और उस तरफ गलियात का इलाका और मरी साइड, उधर तेज़ स्पेल आपको पता है पहाड़ी इलाकों में हो तो नदी नालों में एकदम पहाड़ी इलाकों की वजह से तुग़यानी आ जाती है और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। तो वो उन इलाकों तक ही महदूद है। जनूबी पंजाब से नीचे का जो इलाका है भावलपुर, रहीमियार खान और इस तरह से बलूचिस्तान के बेश एरियाज और सिंध, इधर तो फिलहाल मानसून की इतनी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है।
ठीक है सरदार साहब, ये भी इस हवाले से बताइएगा कि जो अभी स्पेल एक्सपेक्टेड है, क्या बताया जा रहा है उसकी शिद्दत के बारे में? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत उसकी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि किसी आइसोलेटेड जगहों पे थोड़ी देर के लिए तेज़ स्पेल होता है। जैसे गुज़श्ता रोज़ हुआ, परसों रात को, और फिर कल भी हुआ दिन में भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में कहीं 60 मिलीमीटर, कहीं 70, कहीं 80 मिलीमीटर इस तरह की बारिश हुई। तो जाहिर है उसके नतीजे में जो फौरी तौर पे जो निशेबी इलाके होते हैं शहरों के, वो उनमें पानी वानी खड़ा हो सकता है। लेकिन कोई इतनी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना उस तरह का ख़तरनाक स्पेल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ एरियाज़ में, कुछ पॉकेट्स में हैवी फॉल्स के नतीजे में जो खासकर पहाड़ी इलाकों में हो जाए तो वहाँ पर नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। और इस तरह से बड़े शहर जो है, जैसे लाहौर शहर है और फिर गुजरांवाला और दूसरा फैसलाबाद और ऊपर सियालकोट नारोवाल, खासकर तमाम मानसून करंट्स का गुजर उधर से ही हो रहा है आजकल। तो इन इलाकों के जो निशेबी, इन शहरों के जो निशेबी इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा हो सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उस तरह के अर्बन फ्लडिंग का खदशा इस स्पेल के नतीजे में नहीं है। ठीक है सरफराज साहब, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, टूरिस्ट के लिए उसी एडवाइजरी में यही लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है कि आप छुट्टियों में जैसे वीकेंड वगैरह पे जाते हैं, ऊपर जाएं पहाड़ी इलाकों में, लेकिन एहतियात बरतें और फोरकास्ट को मद्देनजर रखते हुए जाएं। कि जाहिर है कि जब गलियात का जो इलाका है, साथ में मरी है, और उस तरफ कागान नरान की तरफ जो लोग जाते हैं, या मालाकंड सवात वगैरह की तरफ, तो फिर पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि थोड़ी सी तेज़ बारिश जब भी हो जाए तो फिर नदी नाले भर जाते हैं पानी से, और उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा हो जाता है। खासकर जीबी साइड पे जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का, और कागान नरान पे उधर ज़्यादा खदशा रहता है। तो फोरकास्ट को देखते हुए टूरिस्ट एहतियात बरतें और जाएं, लेकिन 3-4 दिन वेट कर लें, तो उसके बाद फिर इसमें कमी आ जाएगी। मानसून का जो ये स्पेल चल रहा है इसमें, तो फिर कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, मौसम के हवाले से अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे निगरान सेटअप के हवाले से। तो मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनकी हल्फबरदारी की तकरीब कल यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त वाले दिन ऐवान सदर में हुई। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान की सियासत में पहली बार 2000 में मंजर आम पर आए और काफली के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया था और पार्टी में काफ़ी मुतहरिक रहे। अनवारुल हक काकड़ मार्च 2018 में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से आज़ाद हैसियत से 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हुए। ताहम वो फिर मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो चुके थे और फिर उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियाद रखी और पार्टी के तर्जुमान भी रहे, और अब वो सेनेटरशिप और पार्टी ओहदे से भी अलहदा हो चुके हैं। उधर चौधरी परवेज़ इलाही की अगर बात करें तो उनकी मुश्किलात कम होने को नहीं आ रही। हमने बारहा देखा कि जब भी चौधरी परवेज़ इलाही रिहा होते हैं तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यही एक बार फिर से हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही को सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी से रिहा होते ही नैब की टीम की जानिब से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही साथ PTI के जो मफरूर रहनुमा हैं हसन नियाजी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट के साथ लंदन में हरासानी का वाक़या पेश आया। हिना परवेज़ भट्ट ने ट्विटर पर इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने आम इंतखाबात में अवाम से 9 मई के वाक़यात पर बदला लेने का मुतालबा किया है। ये सब खबरें चल रही हैं, लेकिन खबरों में एक खबर साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी के हवाले से भी है, और इस डायरी में बहुत सारे इंकशाफात ऐसे हैं कि अगर इन पर तहकीक की जाए तो ये काफ़ी ख़तरनाक इंकशाफात हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो साबिक़ वज़ीर आज़म का वतन वापसी का प्लान तो काफ़ी अरसे बल्कि हम देख रहे हैं कि 1-2 साल से ही ये प्लान बन रहा है, लेकिन वो वापस कब आएंगे इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जो अभी साबिक़ वज़ीर आज़म भी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ, वो इससे पहले भी हमने देखा कि ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो आइंदा माह वतन वापस आ जाएंगे। हफ्ते की सुबह सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में भी उन्होंने नाश्ते के दौरान भी उन्होंने उसका हवाले से बात की थी और कहा था कि जो नवाज शरीफ हैं वो जल्द ही वापस आएंगे, हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि कब इस पर फैसला लिया जाएगा नवाज शरीफ की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से, कि जो हालात हैं वो नवाज शरीफ के लिए कब तक साजगार हो जाएंगे। एक इंसिडेंट पेश आया था जिस पर हमने पहले भी बात की है, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, लंदन में रसानी का वाक़या, और ये कोई पहली बार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं, जब भी वो लंदन जाते हैं, सियासी जमातों को शायद चाहिए कि अपनी वर्कर्स की जो
ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो PTI को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, जब भी उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोई भी रहनुमा वहाँ पर किसी सड़क पर मिल जाता है, किसी कैफ़े पर मिल जाता है, रेस्टोरेंट पर मिल जाता है, तो वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होता है। तो शायद जो सियासतदानों नहीं, सहाफ़ियों के साथ भी है, क्रिकेटर्स के साथ भी है। और ये देखने में आया है कि सोशल मीडिया पर या वैसे भी किसी बहस में आप देख लें, अगर आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, किसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह का रवैया बरता जाता है। ख़ुद हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं, अगर हम भी कोई भी वाक़या रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन से मुतालिक, उनकी एहलिया से मुतालिक, उनकी पार्टी से मुतालिक, अगर हम कोई भी नैरेटिव ऐसा पेश करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें गलत दिखाई देती है, तो वहाँ पर हमें भी गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स हमें आते हैं, बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं। और ये बहुत अफसोसनाक है कि अगर आप किसी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उसको गालम गलोच कर रहे हैं, उसके साथ आप आसानी के जो वाक़यात हैं वो पेश आ रहे हैं। तो ट्विटर पर हिना परवेज़ भट्ट ने इस वाक़े पर अपना सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो भी दिया है। तो शायद जो सियासी जमातें हैं उन्हें अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो कारकुनान हैं, उनकी इस तरह की ट्रेनिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत पर। महंगाई में पिसे हुए पाकिस्तानियों की मजीद आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है। निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है। और निगरान हुकूमत की अगर हम असल काम की बात करें तो वो तो सिर्फ ये है कि बर वक्त उन्होंने इंतखाबात का इनेकाद करवाना। और इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान मुआशी मसाइल का भी शिकार है, इसलिए निगरान हुकूमत को फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश से बचकर अपना सफ़र मुकम्मल करना होगा ताकि जो पाकिस्तानी इकॉनमी है वो किसी सूरत मज़ीद ख़राब ना हो। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो फिर से बढ़ने का इम्कान है। मुल्क में 15 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 15 रुपये और डीज़ल की कीमत में 20 रुपये इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आलमी मार्केट की बात करें तो चंद दिनों से तेल की कीमतें बुलंद हो रही हैं। अब इनमें कुछ में कमी भी देखने में आई है। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अब अमेरिका को पिंक सॉल्ट भी बरामद करेगा। हमें पिंक सॉल्ट के अलावा और भी बहुत कुछ बरामद करना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका है वो हमारा बड़ा तिजारती शराकतदार है। पिछले दिनों पाकिस्तान में मादनी वसाइल का जिक्र हमने देखा, जो कि बहुत कसरत से हो रहा था, और अब इसमें मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद भी पैदा हुई है। बैनुल-अक़वामी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने KP और बलूचिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। और जो सारी बात है वो हुकूमत की सहूलतकारी पे है कि हुकूमत इस तमाम तर मामले को किस तरह से मैनेज करती है। उधर कराची में जारी नुमाइश में श्रीलंका के ताजिरों ने पाकिस्तान की नई ज़रई पॉलिसी में दिलचस्पी का इजहार किया है और दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए मकामी करेंसी इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करते हैं कि स्कर्दू में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब बैनुल-अक़वामी परवाज़ें सीधा स्कर्दू लैंड कर सकेंगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पेट्रोल के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि जिनके बढ़ने के हवाले से इस वक्त बात हो रही है, बैनुल-अक़वामी रेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी जो निगरान सेटअप आया है उस पर आते ही शायद फिर ये इल्ज़ाम हो जाएगा कि उन्होंने आती महंगाई करनी शुरू कर दी। नहीं, आपकी बात इस हद तक सही है कि रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, मगर निगरान के ऊपर मेरे ख्याल से इल्ज़ाम नहीं आएगा, क्योंकि मीडिया ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो वेबसाइट पर भी है, अखबारात में भी आ गया। उसमें हमने ये कहा है कि हम 65 रुपये लीटर तक पेट्रोलियम लेवी ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आलमी मंडी में अगर ना भी बढ़े बहुत ज़्यादा तो हमें बढ़ाना होगा। बात ये थी कि, लेकिन एक और बात भी है कि वो ये था कि अगर आप टैक्सों की चोरी रोकते हैं, जो कि बजट में खुद कहा गया था कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स की चोरी हो रही है, हम इसको वसूल करके दिखाएंगे। ये 2022 का बजट था। इसका मतलब ये है कि मैं निगरान हुकूमत को एक मरतबा तो ये दे दूंगा कि जी आप बढ़ा दें,
लेकिन फिर उनके जो 3-4 अहम काम हैं, उसमें से एक अहम तरीन काम ये भी होगा कि एफबीआर के पीछे लग जाए। कानून तो तब्दील नहीं कर सकते, मगर एफबीआर ये तो कह सकते हैं कि भाई ये 3000 अरब की जो चोरी हो रही है इसको रोकने की कोशिश करें, उससे आमदनी बढ़ाएं ताकि हम पेट्रोलियम लेवी वगैरह को ना बढ़ाए बगैर IMF को बताएं कि अब ये इजाफा पैसा आ गया। दूसरा, आपने खुद बता दिया कि अभी बड़ी अहम बात कर दी आपने कि अखराजात। अभी अखराजात पे इसको चाहिए कि कैबिनेट का साइज छोटे रखें जरूरी, और उसमें कई हज़ार अरब रुपए सालाना कमी की गुंजाइश है, वो करके दिखा। और अगर वो दिखा दें तो भी पेट्रोल में फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि अभी तो पहला अगर वो बढ़ाते हैं तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर रुपए की कदर को कंट्रोल में रखा जाता है तो उससे भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। आप IMF की शराइत के अंदर रहते हुए कीमतें ना बढ़ाएंगे, लेकिन अगर रुपए को गिराते चले गए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो खर्चे हैं हमें वो कम करने की जरूरत है, जो कैबिनेट का साइज है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन हम तो यही देखते हैं और क्या आप ये समझते हैं कि जो भी लोग गवर्नमेंट में मौजूद होते हैं, जो भी वजीर हैं, मुशीर हैं, क्या वो भी इसी तरह से सोचते हैं कि उन्हें अपने प्रोटोकॉल कम करने की जरूरत है? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं है। हमारी भी जिन वजीरों से, मुशीरों से बात होती है वो कहते हैं प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस मुल्क के लिए बड़े अहम फैसले लेने होते हैं, तो इन सिक्योरिटी के बगैर, इन इशाइयों के बगैर तो उनका गुजारा नहीं है। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि उनकी तो मजबूरी होती है, इसलिए कि वो जब सियासी पार्टी होती है तो उनको अपने मेंबरान को खुश करना होता है, उनको बहुत कुछ देते हैं। इनको तो किसी को खुश नहीं करना, अब तो आ गए, अब तो कोई उनको हटा नहीं सकता। ये वक्त है कि अब ये उन लोगों का इंतखाब करें जो उनके साथ इस चीज़ में मुत्तफिक हों कि कौम की खिदमत करनी है, अखराजात गैर ज़रूरी नहीं करने, और दिखाना है, मॉडल बनाना है कि जनाब हमारे पास कोई सियासी मजबूरी नहीं है, कोई हमें नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता, तो अब हम आवाम को कॉन्फिडेंस लेते हैं। ये अगर फलसफा अपनाते हैं तो मैंने बताया कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर सकते हैं, इसमें यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत भी है। और अगर नहीं किया, यानी अभी अगर बढ़ाते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, वो तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से निगरान हुकूमत के हवाले से हम कब से यही सुनते आ रहे हैं कि इनका जो दौरानिया है वो बड़ा तवील होगा, तो ये फिर आप समझते हैं कि जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक मुकम्मल और बाख्तियार फैसलों के लिए तो वो हुकूमत मौजूद नहीं है, उसमें तो अभी टाइम है। देखिए, बात 2-3 है इसके अंदर। निगरान हुकूमत को पहले तो ये पता है कि उनको ये चाहिए कि IMF ने जो कुछ कहा है वो जिसके साथ मुआहिदा किया उसकी तो पूरी पाबंदी करें, हर हालत में करें, ताकि जो है हमें किस्से मिल सकें। और दूसरे कि उस हद तक हम डिफ़ॉल्ट ना करें, चाहे अपने इंपोर्ट्स कम करनी पड़े या जो है कुछ बैरूनी पैसा लाना पड़े, उस हद तक डिफ़ॉल्ट ना करें जब तक इनका टेन्योर है। मगर आपने जो अहम तरीन सवाल उठा दिया है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था वज़ीर आज़म की हैसियत से कि अगली हुकूमत को सही मानों में माशी इस्लाहात करना होंगी, उसके बगैर मईशत नहीं चल सकती। वो माशी इस्लाहात ये तो नहीं कर सकते, वो तो कानून ही बदलना पड़ेगा, इनका इख्तियार ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि इसमें तोसी ना हो, ताकि जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत आए, उनके ऊपर मीडिया के थ्रू दबाव डाला जा सके कि जनाब आप IMF के साथ कर्जों के लिए जा रहे हैं, आपको उनकी बहुत सारी शराइत माननी है। कि आपको पता है कि बड़ा पैमाने पे हमें कर्जा लेना है IMF से, शराइत माननी है, और हमें महंगाई को भी कम करना है, मईशत को भी चलाना है। इसलिए कि इस साल तो मईशत की शरह नमू माइनस में गई है, मनफी में गई है, जो कि 75 साल में 2 दफ़े हुआ है, और महंगाई ऊंची गई, कर्जे बढ़े हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए जो इस्लाहात ज़रूरी हैं वो उसी वक्त कर सकेंगे, जितनी जल्दी करेंगे पाकिस्तान का फायदा है, ठीक है, करेंगे मुल्क का नुकसान। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम बातें ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो पिंक सॉल्ट है वो अमेरिका को बरामद करेगा, इसके साथ साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास मौजूद है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी गलतियाँ हैं वहाँ पर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मादनी वसाइल हैं, आपको लगता है अब हमें उस तरह से फ़ायदा दे सकेंगे जिस तरह से अब पिछले कुछ अरसे में हम बातें इस हवाले से सुन रहे हैं, क्योंकि जो आलमी सरमायाकार हैं वो तो पैसा लगाने को तैयार हो गए हैं। क्या सहूलियात देनी होंगी हुकूमत पाकिस्तान को, किस तरह से फैसिलिटेट करें कि जो आलमी सरमायाकार हैं उनका जो इंटरेस्ट है मजीद बढ़े? देखिए, मसला सहूलियात का है ही नहीं, सहूलियात बहुत दे दी हैं। पहली बात यह है, 2 पहलू हैं, जो कि आम सवाल आपने उठाया, 2 पहलू हैं। पहला है कि देखिए डिक में सरमायाकारी आई,
उसमें $11 अरब का जुर्माना हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, फिर उसमें हमें सेटल करना पड़ा। उसके बाद जो है सीपैक, बहुत कुछ काम हुआ, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि 2% ग्रोथ होगी जीडीपी में, वो कहाँ होगी? तो इसका मतलब ये है कि पहला मसला है सरमाकारी आना, जिसका इम्कान कम है। दूसरा ये कि आने के बाद उससे मुल्क को फायदा होता है, ये दूसरा सवाल है। मैं नहीं समझता कि सरमाकारी आएगी, इसलिए बड़े पैमाने पर, इसलिए कि अगर आपके माशी अशारिये खराब हैं, कंट्री रिस्क है जी, और जो है लोग मुल्की सरमाकार पैसे नहीं लगा रहे, बुनियादी बात, सरमाया का फरार हो रहा है, तो बैरूनी सरमाकार, तो ये सियासी जो सरमाकारी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये तो सोचेंगे कि जिस मुल्क के अपने लोग सरमाकारी नहीं कर रहे, जिस मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, जिसके अंदर बेयकीनी की कैफियत है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है, डिफॉल्ट का खतरा चल रहा है, और जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो वो जो परहेज़ करेंगे, तो पहला तो ये कि वो क्या वाकई लाएंगे। ये तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर के ज़माने से हो चल रहा है कि $20 अरब की सरमाकारी आएगी, अमेरिका ये करेगा, ये बातें चलती रहती हैं, बड़ा मुल्क है। लेकिन पहले अगर आप अपनी मईशत को ठीक कर लें, आपने एक काउंसिल फैसिलिटेशन के लिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपकी मईशत ठीक नहीं होगी और मुल्की सरमाकारी नहीं लगेंगे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, फिर रुपए की कदर आपकी गिर रही है, अभी फिर गिरेगी इस साल। जब आप रुपए की कदर गिराते हैं तो बैरूनी सरमाकार जब पैसा ले जाते हैं उनको नुकसान होता है। तो देखिए रुपए की कदर गिरने वाली है इस साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म के नाम से मुताल्लिक, जिस पर काफ़ी लोग हमने देखा कि सरप्राइज ही दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार नासिर बेग चौथाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो नाम सामने आया सभी सरप्राइज थे, क्या आप भी सरप्राइज हुए? और ये सरप्राइज राजा रियाज का था, शहबाज शरीफ का था, या फिर इन दोनों को भी सरप्राइज ही मिला है? मेरा ख्याल है सरप्राइज तो राजा रियाज साहब ने किया है। अब उन्हें किसी सरप्राइज किया मुझे पता नहीं, मुमकिन है किसी ने सरप्राइज किया हो, लेकिन राजा रियाज ने सरप्राइज किया है प्राइम मिनिस्टर को भी और सारे लोगों को। सच्ची बात ये है, नाम सबके लिए सरप्राइज था। अगर कोई ये कहता है मुझे पता था पहले से, कोई भी कहता है, वो सब गलत कहते हैं और सब ने गलत नाम दिए थे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले जो थे शुरू में 3 नाम थे जो टेक ऑफ कर रहे थे माहिरीन माशियात के, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बनी सिचुएशन और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने जब इंसिस्ट किया कि कोई ऐसा बंदा हो जिसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से हो, उसको लेंगे, उसको लेना चाहिए, तो फिर ये मामला है। लेकिन इससे जाहिर ये होता है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया था। अख्तर मेंगल का जो इख्तलाफी नोट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा है। और मुझे इस बात पे अफसोस हुआ है, बहुत से अखबारात और बहुत से मीडिया हाउसेस के एंकर्स वो जो अभी कुछ जानते भी नहीं, वो अख्तर मेंगल की मजम्मत कर रहे हैं। अख्तर मेंगल ने अपने इख्तलाफी राय जाहिर किया और बताया है कि नवाज शरीफ साहब, आपको मैंने 2022 में भी खत लिखा था कि आप मुशर्रफ, अयूब खान और ज़ियाउल हक की केस का जो सबक था वो आपको याद नहीं रहा, भूल गए आप। इस बार भी ऐसी हो रहा है। और इस बार उन्होंने जुमला लिखा है कि आपने हमें सियासत से अलग कर दिया है। तो ये इससे कम से कम मैं नतीजा ये अक्स करता हूँ कि जो इत्तेहादी थे वो सब ऑन बोर्ड नहीं थे। उनमें सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी बलूचिस्तान की और बल्कि कौमी सतह भी आप समझ लें, अख्तर मेंगल साहब उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो बेग साहब, जस्टिस मकबूल बाकिर का नाम अब हम देख रहे हैं निगरान वज़ीर आला सिंध के तौर पर, इसको किस तरह से आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? जस्टिस बाकिर साहब बहुत ही नफीस आदमी हैं और बहुत ज़बरदस्त जज रह चुके हैं, ज़बरदस्त जज। सिंध हाई कोर्ट में भी जब वो रहे तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसले दिए जो सबको बुरे लगे। सबको जब फैसले सबको बुरे लगे ना, समझ लें आप जज बहुत तगड़ा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो जज रहे, वहाँ उन्होंने बहुत तगड़े फैसले दिए। जो आखिरी फैसला था वो जस्टिस फाइज ईसा के केस में था। वो जस्टिस फाइज ईसा के केस में उन्होंने
ये रिकमेंड किया था अपने नोट में, एक अलग नोट लिखा था कि ये रेफरेंस तो दाखिले दफ्तर कर दिया जाए, और लेकिन जिन्होंने रेफरेंस दिया है प्राइम मिनिस्टर वजीर कानून, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर आते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलविदाइया दिया, गालिबन मार्च का पहला महीना था हुकूमत जाने से पहले, उसमें उनकी तकरीर बहुत उसूली थी, बहुत तारीखी तकरीर दस्तावेज है लॉ पर और लॉ मेकिंग पर और लॉ को इन्फोर्स करने पर, जस्टिस सिस्टम पर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ भी अच्छा ये बताऊँ मैं आपको, ये वो जज हैं गालिबन शायद चंद एक में ये अकेले जिन पर कातलाना हमला हुआ, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ, और उस कातलाना हमले में 9 अफराद शहीद हुए, 9 उनके गार्ड्स और साथी शहीद हुए। और लेकिन उसके बावजूद इनके दहशतगर्दों के खिलाफ इनके फैसले बहुत ज़बरदस्त रहे। ठीक है बेग साहब, पहले हम ये देखते थे कि वीडियो या ऑडियो लीक्स होती हैं, अब डायरी लीक्स भी मार्केट में आ चुकी है, तो बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम पर आई है। अगर ये डायरी असल है तो आपको लगता है कि इससे तो अंदाज़ा फिर ये लगाया जाता है कि रियासत के जितने भी अहम मामला थे उस पर बुशरा बीबी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अच्छा, ये जो तासुर है ना कि गिरफ्त मजबूत थी, कोई नया नहीं है, बहुत पुराना तासुर है। ये बुजदार की जो नॉमिनेशन थी उसके साथ ही हमेशा डिस्कस भी किया था, इसको तुम्हारे प्रोग्राम में डिस्कस किया था जी। तो लेकिन ये डायरी का मामला जरा सा मुझे अजीब सा लगता है कि इमरान खान साहब तो व्हाट्सएप पे खेलते थे, तो व्हाट्सएप के आदी थे, तो व्हाई नॉट व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे बता देते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, मछली खानी है, गोश्त खाना है, और गोश्त कहाँ का खाना है और किस तरह खाना है, किस वक्त खाना है, और किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसको पार्टी से निकालना है, किसको। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये फैसले उनके हुआ करते थे। बल्कि अब तो एक जर्नलिस्ट ने बताया है कि वो मुखालिफ सहाफ़ियों के बाल भी मंगवाया करती थी जादू करने के लिए, उन्हें अपने काबू में करने के लिए। तो अपने अपने बाल चेक करें भाई कहाँ हैं किसी। ठीक है, बड़ी अजीब किस्म की जर्नलिज्म भी हम देख रहे हैं कि इन तमाम मामलात पर हो रही है। व्हाट्सएप पे काम हो सकता था। ठीक है। अच्छा बेग साहब, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ना परवेज़ भट्ट साहिबा के साथ हरासानी का। हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी जमातें हैं जिनका ताल्लुक, उन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उन्हें इस तरह की हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के वाक़यात उनके साथ पेश आ रहे हैं, वो सहाफ़ी हो, क्रिकेटर हो, सिर्फ सियासतदान की मैं बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स से, उनके कारकुनान से, या जो भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, अगर आप उनसे इख्तलाफ करते हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं या किसी प्रोग्राम पर हैं, तो जिस तरह का रवैया वो इख्तियार करते हैं वो बड़ा अफसोसनाक है। सदर ममलिकत ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमें दरगुजर से काम लेना चाहिए, मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। जब उनका अपना इक़्तिदार था, उनकी पार्टी का, तब वो ऐसी बातें हमें करते दिखाई नहीं दिए, ऐसी ट्रेनिंग करते नहीं दिखाई दिए। पहली बात तो मैं सदर ममलिकत की आपसे अर्ज करूँगा, फिर बाकी बातें इसके साथ चलती रहेंगी, कि सदर साहब ने जो कुछ फरमाया उन्होंने कल अमलन वो गलत साबित कर दिया कि वो उनके किरदार में नहीं है। उससे पहले ही वह अंदाज़ा था जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से हल्फ नहीं लिया, हमें अंदाज़ा था जब उन्होंने कराची में कारकुनों से कहा कि तमाम शहर को बंद कर दो और कोई शहर खुलने ना पाए। हमें उस वक्त भी अंदाज़ा था जब उन्होंने पीटीयू पर हमला किया और उसका क्रेडिट खुद लिया उन्होंने। सब अंदाजे थे हमको। दरगुजर उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने दरगुजर उस वक्त भी नहीं किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के लोग 3-3 साल 2 साल बगैर मुकदमे के जेल में रहे, नैब की जेल में रहे। बगैर इमरान खान साहब तो ऐलान करते थे कि मैं इसको पकड़ूंगा, इसे जेल में डाल दूंगा। उस वक्त भी उन्होंने नहीं कहा कि ये गलत बात है, भाई ये रवादारी के खिलाफ है, ये अखलाकी मेयारात के खिलाफ है। कल जो कुछ उन्होंने किया वो आपने नोट नहीं किया, गालिबन एक आध फ्रेम है, मैंने फेसबुक पर लगाया भी है कि वो हल्फ लेने के बाद हल्के से हाथ मिलाते हैं प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ आते हैं गले मिलने तो वो प्लीड करके चले जाते हैं। ये एक बहुत गैर अखलाकी बात है कि आप पीट करके जा रहे हैं। थोड़ा रुकते, थोड़ा हेलो हाय ना सही, थोड़ा खड़े होते, प्राइम मिनिस्टर के ही उसमें खड़े हो जाते एजाज में, उनसे बातें करके 3-4 बातें करके चले जाते। आप इतनी जल्दी किस बात की थी आपको? क्या किसी को रिपोर्ट देनी थी कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया? तो इंतहाई गैर अखलाकी में आ रहा है उनका। और कल ख्वाजा आसिफ को मैं सुनना था,
वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इनके अपने जो अमाल हैं रहे हैं वो उस तमाम तकरीर के खिलाफ रहे हैं। अब रहा हिना परवेज भट्ट का मामला, तो मेरा ख्याल है हिना परवेज भट्ट को चाहिए कि मुकदमा दर्ज कराएं। वो उसको अल्लाह के पढ़ना छोड़ दें। अल्लाह ने नीचे अदालतें बनाई हैं और जहां वो इस वक्त हैं वहाँ की अदालतें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो जो छोड़ती नहीं किसी को वो, तो मुकदमा दर्ज कराएं। ये खुला हिरासमेंट है, ये नहीं है कि आप नारे लगाए और चले गए आप, ये खुला हिरासमेंट है। बोतलें मारी गई हैं, गालियां दी गई हैं, धक्के दिए गए, तो इसको छोड़ ना दें। अगर छोड़ेंगे तो फिर पिटेंगे ये। बेशक अफसोसनाक बात यह है, शायद इसको कंडेम हर किसी को करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो हमने देखा इस पर मीम्स बनाते दिखाई दे रहे हैं, इस तमाम वाक़े को ट्रोल कर रहे हैं, इस पर पसंद का इजहार कर रहे हैं। इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि इसमें शीरी मजारी ने मजम्मत की इसकी। शीरी मजारी के बयान आया है, बहुत दिनों के बाद आया है, और उन्होंने मजम्मत की। उनका इख्तलाफ है अपनी जगह पर होता है। मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, और मीम बनाएंगे तो खुद मीम बन जाएंगे। मीम बन चुके हैं, अब ज्यादा ना करें, क्योंकि जो कुछ कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, वो खुद मीम है, ऐसा वो मीम है। अब तो इंडिया वाले मीम बना रहे हैं इनके, जो उनको बहुत लाडला रखते थे अपने करीब, वो मीम बना रहे हैं। तो मीम से कुछ नहीं होता। अब तो ABCD चलेगी भाई, सीधी सीधी तरतीब के साथ। और मेरा ख्याल ये है कि अच्छी बात, बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि सेनेट में आप ये समझते हैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम उनका रवैया जब बाहर देख रहे हैं, जो भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि उनको लग रहा है वहां तो वो अनटचेबल हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान आएंगे, इनकी तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोस में आते हैं, इनको शायद ये इल्म नहीं है कि इनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है? जी नहीं, मेरा ख्याल है वहां भी उनको टच किया जा सकता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा वक्त निकालने, वक्त लगता है उसके अंदर। और ये बहुत क्लियर है, कई और केसेस भी हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इनके पासपोर्ट वहां रहते हुए जब्त हो सकते हैं, वहां रहते हुए जब्त हो सकते हैं, कार्रवाई कहीं भी इन पर हो सकती है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 42 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हैं जिनकी उम्र 17 साल से कम है, और उनमें बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिन्हें तालीम व तरबियत, सेहत और खुराक की मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। बदकिस्मती से रोज़ बरोज़ बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, कम आमदनी और समाजी रवैयों के बाइस भी हम देख रहे हैं कि जो यतीम के ख़ानदान हैं उनके लिए उसका बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे तालीम व तरबियत और मुनासिब सहूलियात न मिलने के बाइस मुआशरती और समाजी महरूमियों का शिकार भी हो जाते हैं, बल्कि कई तो हमने देखा है कि बेरारवी तक का शिकार हो जाते हैं। कुरान पाक में यतीम का जिक्र 23 बार किया गया है और इससे यतीम के हुकूक का अंदाज़ा भी होता है। यतीम की परवरिश हरगिज़ आसान मामला भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे खुशकिस्मत अफराद भी हैं जो कि ये काम करते हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अलमरा फाउंडेशन का नाम भी है। अलमरा फाउंडेशन के क़याम के पहले साल के दौरान जो यतीम बच्चे हैं उनकी ज़िम्मेदारी लेने और उन्हें किराए के मकान में रखने के साथ साथ ये इस पर्पस का आगाज़ किया गया था। 6 बच्चे इसमें शामिल थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल से अलमरा फाउंडेशन के घरों में 100 से ज़ायद यतीम बच्चों की परवरिश हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हमें तमाम मुआशरे को चाहिए कि हम इसमें अपना हिस्सा भी, लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको हमें सराहना भी चाहिए। इस हवाले से अलमरा फाउंडेशन से महबूब असलम साहब ने और सोफिया वड़ाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे आज बात करेंगे। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे अलमरा फाउंडेशन के हवाले से, किस तरह से ये फाउंडेशन बनी, किस तरह से ये ख्याल आया, अभी अलमरा फाउंडेशन क्या कर रही है? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि माय वाइफ सोफिया इज़ रनिंग द फाउंडेशन, और मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्हें 1995 में एक ख्याल आया कि वो ख़ुद तहज्जुद के वक़्त उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और फजर के वक़्त ड्राइवर के साथ जाके जो लोग फुटपाथ पे चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे सोए थे उनको नाश्ता कराते थे। In 2009 he died. Sophie is the only parents of a child, और बहन भाई नहीं है।
In 2009 when he died, तो I being the only son-in-law and the only son, तो बेशुमार दुनिया अफसोस करने आई, लोगों ने कहा वो ये भी करते थे, वो भी करते थे। तो we tried to continue that। ठीक है, वो लेगेसी को आगे बढ़ा। ठीक है। उनके 2009 में कुछ 300-350 बंदे का डेली लंगर जाता था, हमने उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से तकरीबन 700 बंदों का डेली लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनमें से मेजॉरिटी को हम नहीं जानते। आपने मिस्टर रिकमेंड किया कि मेरे मोहल्ले में एक सफ़ेद पोस्ट रहता है, हाथ नहीं फैलाता, उसका मंथली राशन लगा दें। तो देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनका हम मंथली राशन दे रहे थे। एंड देयर वर मोर देन 60 इंडिविजुअल्स जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। कोई बच्चे जो पढ़ रहे थे, कोई बुजुर्ग जो दवाई अफोर्ड नहीं करते, तो उनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। तो आज से एग्जैक्टली 15 महीने पहले ये सोफिया का आइडिया था। बेसिकली इसको बहुत तकलीफ होती थी, ये जो ख़वातीन चौक में खड़ी होती हैं बच्चों को लेके, तो उसको कहती थी कि ना आपका डिपार्टमेंट कुछ करता है ना कुछ करता है, तो इनमें से हमने कुछ बच्चे अडॉप्ट करने हैं। तो दिस वाज हर आइडिया। तो शी इंसिस्टेड अ लॉट। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा यार हमारा जितनी भी इनकम है उसका 60-65% तो ऑलरेडी इस काम पे जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देन शी इंसिस्टेड, हमारा अपना घर कैवली ग्राउंड में है, तो हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का विज़िट किया। डॉक्टर अमजद साकिब बड़े भाइयों की तरह हैं, जमूद खान, इस तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का हमने विज़िट किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये लगा कि इन बच्चों को ओनरशिप एज अ फादर एंड एज अ मदर उसकी कमी है। ठीक है। तो वी डिसाइडेड कि अगर हम ये काम करेंगे तो इनको उसी तरह से पालेंगे जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो इनिशियली मेरे जहन में ये था कि हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में तो नज़दीक होगा घर, तो माशाल्लाह हमारी अपनी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, कि हम उनसे एक फैमिली बॉन्डेज हो जाएगी। तो हमने अपने घर की बिल्कुल बैक पे एक घर रेंट पे लिया। एंड फॉर दैट पर्पज़ इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स अ पॉश एरिया, रेंट 2 लाख के नज़दीक है, फिर बिजली का बिल है, पेट्रोल है, सारी एमिनिटीज़ हैं। तो इनिशियली आई रिक्वेस्टेड माई वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स, सोफी की 1-2 कज़न्स होती हैं, अमेरिका होती हैं, उनको कि जी आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो फ्रॉम 1 हाउस वी स्टार्टेड। पहले 5 बच्चे हमने लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, जिनका ये भी नहीं पता था कि जी पेरेंट्स कौन है, रिकॉर्ड नहीं था, और उनको नादरा में हमने अपने नाम से रजिस्टर कराया। ठीक है। उसके उसके बाद बच्चे फिर डिफरेंट सोर्सेज से आते गए। पहला घर जब कंप्लीट हो गया तो 3 माह बाद वो एक साहब हैं, मैं उनका हमेशा नाम लेता हूँ, टोए नासिर के ओनर है, उमर बेग साहब, ऐसे वो कहते हैं मेरा नाम ना लिया करो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये बच्चे आज 15 हैं, उन्होंने घर का विज़िट किया हुआ था, ये 15 हैं, ये 150 हो जाएं, ये 1500 हो जाएं, ये 15,000 हो जाएं। ठीक है। तुमने पैसे की वजह से, अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनसे पैसे नहीं लेने पड़े। ठीक है। लेकिन उस एक जुमले ने मुझे ये बात समझा दी कि ये मेरा काम, ये मेरी बेगम का काम नहीं है, ये अल्लाह ताला हमसे करा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फिर दूसरा घर खुल गया। फिर शायद जिन लोगों को ये समझ आ जाती, फिर वो काम बड़े बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। तो सोफिया साहिबा, क्या प्रोसेस क्या है, किस तरह से यतीम बच्चों को लेते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये शो देख रहे होंगे, जिस तरह से अब आप ऐसे लोगों की कफालत कर रहे हैं, उनको अपने साथ रख रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, किस तरह से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? हमने डिफरेंट सोर्सेज से, आजकल तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा रेफरेंस से, लेट्स से आपने विजिट किया, आपने देखा बच्चे बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अपने करीबी अजीज़ को या अपने किसी मेट के बच्चे को रेफ़र कर दिया कि उसके वालिद नहीं है, आप इसको अडॉप्ट कर लें। फिर हमारी जो टीम है प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है। कोई ऐसी कॉल हमें रिसीव हो या कोई हमें ऐसा अगर रिकमेंड करे, तो हम लोग पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि आया ये बच्चा वाकई ही डिजर्विंग है। उसके बाद फिर हम उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसको हम हमेशा के लिए ओन करते हैं। ठीक है। और मैं उसको हम देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, तो जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, बहुत से लोगों के पास आप भी गए होंगे, अपने फैमिली सर्कल में या दोस्तों से आपने बात की है कि वो अगर उनकी तरफ से कोई फंड्स आ जाते हैं तो ज़रा ईजी हो जाता है मामलात को चलाने के लिए। जैसे कि आप बता रहे हैं 60 से 65% आप अपनी इनकम का इस काम में लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बड़ी मुश्किल चीज़ भी है, आपको अपनी काफ़ी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अनवर, देखिए लोग हमें डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। आज आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें लोगों से इंट्रोड्यूस करा के, दिस इज़ अ कंट्रीब्यूशन। ठीक है। लेकिन लोग हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियाँ ताहिर साहब, उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह दी है। वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने लगे हैं बच्चों के लिए। हमने इन घरों का नाम रखा है अपना घर।
ताकि बच्चों से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, कहीं अपने घर से हैं, बाप क्या करता है, बाप DIG है। हसन निसार साहब ने और मुख्तलिफ लोगों ने हमें विजिट किया, अमेरिकन कौंसल जनरल ने हमें इनवाइट किया था, बाकी ब्रिटिश हाई कमिश्नर आई थी। हसन निसार साहब ने जब विजिट किया तो उन्होंने कहा महबूब ये कहीं से बच्चे यतीम और लावारिस लग नहीं रहे। तो मैंने कहा जी हैं भी नहीं, मैं इनका बाप हूँ, ये इनकी माँ है। तो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मसलन अब रिसेंटली हमें जो अल कबीर टाउन के ओनर हैं चौधरी औरंगजेब, उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि वो हमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश रह गई है कि आपने 42 लाख का जिक्र किया तो मैं परेशान हो गया कि पता नहीं अल्लाह इतनी हिम्मत देगा या नहीं कि हम 42 लाख को कैटर कर सकें। लेकिन ख्वाहिश एक ही रह गई है कि इन 100 के आगे इतने जीरो लगाएंगे जो हमने कभी सोचा भी ना हो। तो पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग। बिल्कुल, अब जिस तरह से महबूब साहब कह रहे हैं सोफिया, तो कितना मुश्किल फिर हो जाता है, बच्चे बीमार भी होते हैं, हर बच्चे की अपनी अपनी ज़रूरत है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब आपने उनको ओन किया हुआ है अपने बच्चों के तौर पे। आप देखें अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और वो इसी वजह से रखी है कि माँ अपने हर बच्चे का ख्याल एक इक्वल तरीके से रखती है। थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, ऑब्वियसली बच्चा बीमार हो जाता है, किसी को चोट लग गई, बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है छोटे छोटे इश्यूज पे। ज़ाहिर पेरेंटिंग में हम बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह ताला इस्तिताअत देता है। फिर ये कि हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होती हैं हर घर में जो उन बच्चों की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे काम करती हैं, बिकॉज यू नो ये बच्चे हम लोग छोटी एज में इनको अडॉप्ट करते हैं। तो जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो इन्होंने नेचुरली बहुत सारे ट्रॉमास देखे होते हैं। अब कोई भी बच्चा हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट से तो आपके पास नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली उसने बहुत सारी रिजेक्शन देखी होगी, माशरे के बहुत ही तल्ख रवैये देख के वो आप तक पहुंचा है। तो उसको ज़रूरत होती है थोड़ी सी काउंसलिंग की, थोड़ी सी ग्रूमिंग की, फिर डिफरेंट गेम्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उन बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करती हैं और उनके माइंड से वो चीज़ें अरेज करने की कोशिश करती हैं जो उन्होंने नेगेटिविटी देखी है, सो दैट जब ये आगे जाएँ, बड़े हों, फ्यूचर में कामयाब इंसान बने, तो उसके साथ साथ एक बैलेंस पर्सनालिटी के मालिक भी हों और आगे जाके फ्यूचर में पॉजिटिव तरीके से अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन वो दे सकें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से महबूब साहब हम अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कल 14 अगस्त के हवाले से कुछ सेलिब्रेशन उसका भी इनेकाद किया गया था इन बच्चों के लिए, और साथ ही साथ हॉकी के हवाले से भी कोई MOU एक साइन हुआ, मैं चाहूँगा आप उस पर भी ज़रूर बताएं। कल देखें इन बच्चों के पास एक एक कनाल के घर हैं, तो ठीक है, अब माशाल्लाह 100 हो गए हैं और 20 हम अनकरीब अगले 5-6 दिन में ऐड करने लगे हैं। तो वो इनको हमारा चूँकि कंपैरेटिवली अपना जो ज़ाती घर है उसका लॉन थोड़ा बेहतर है, तो हम इन बच्चों को ऐसे इवेंट पे अपने घर पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो कल मकसद यही था इनको इकट्ठा करने का, इनके साथ आज़ादी बनाने का पर्पज़ यही था कि हम इनको बताएं कि जी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो उसके हवाले से फिर हमने इनको आर्मी म्यूज़ियम का विज़िट कराया, ब्रीफ किया कि यार कि कितनी मुश्किलात से पाकिस्तान मिला है। और आप देखिए, एक बार बात यह कि मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ कि हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट ये करे। बिल्कुल, ओवरऑल दुनिया में रिसेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में। बिल्कुल, इट इज़ द हाई टाइम कि हर बंदा अपने गिरेबान में झांके कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट और एनीबडी इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, आप अपना रोल देखें कि आप क्या प्ले कर रहे हैं। तो उस हवाले से हमने किया। और जहाँ तक हॉकी स्टेडियम की बात है, पाकिस्तान आखिरी दफ़ा ओलंपिक चैंपियन बना था 1996 में ख्वाजा जुनैद की कप्तानी में। तो ख्वाजा जुनैद साहब अल्लाह ने माशाल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने उनके साथ हॉलैंड की एम्बेसडर की मौजूदगी में एक MOU साइन किया। अब ये तमाम बच्चे हमारे ख्वाजा जुनैद की एकेडमी में शाम 6 से 7 बजे हॉकी खेलने जाते हैं और ख्वाजा साहब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं इन बच्चों में से ओलंपिक टीम दूंगा आपको। तो वो हम कोशिश ये करते हैं कि ना सिर्फ ये बच्चे पढ़ाई करें, फाउंडेशन का अपना स्कूल है माशाल्लाह, वो एक साहब हैं तारक नीम फरिश्ता साहब, उन्होंने हमें एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग दी है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है। हमारे बच्चे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ के लोग हैं, लेट्स से अगर किसी भी अच्छे ग्रामर स्कूल ने फीस 30,000 रखी हुई है, तो हमने वहाँ फीस लोकल कम्युनिटी के लिए 4,000 रखी है। और वो भी अगर वो कहता है मैं अफोर्ड नहीं करता तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। वी वांट टू गिव स्टैंडर्ड एजुकेशन। आप स्कूल का स्टैंडर्ड देखें तो इतना खूबसूरत स्टैंडर्ड है, सेंट्रली एयर कंडीशन, ब्यूटीफुल क्लासेस, अच्छे टीचर्स। तो मकसद यही है कि हम इनको एक हेल्दी माइंड के साथ एक अच्छा सिटीजन बनाएं ताकि जब ये बड़े हों तो एक प्रोडक्ट जो है वो माशरे के लिए ओवरऑल बेनिफिट। ठीक है।
तो अभी सोफिया साहब मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? जिस तरह से सर भी बता रहे हैं कि बच्चे अगर हॉकी सीखने जा रहे हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको म्यूज़िक का भी शौक होगा या डिफरेंट उनके पैशन होंगे, तो उनको भी देखा जा रहा है कि उनकी जो पसंद है उस हवाले से भी उस पर भी काम हो रहा है? बिल्कुल, बच्चों के साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट ने मिलके, मैंने मिलके, हमने डिफरेंट जो हैं आप कह लें कि ये जो होते हैं प्रोफेशंस, उनके बारे में इन बच्चों के साथ डिस्कशन की, इन्हें डिफरेंट वीडियोस के थ्रू, डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू बताया कि आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, डॉक्टर की क्या जॉब होती है, डिफरेंट प्रोफेशंस के, सिंगर क्या करता है, हर तरह के प्रोफेशंस का बताया। उसके बाद उन बच्चों ने कुछ महीने लगाए डिसाइड करने में फाइनल, वरना तो आपको पता है बच्चे अगले एक लम्हे में बता देते हैं पायलट बनना है, बट वो फ़ौरन चेंज हो जाता है। बट इन बच्चों ने जब कुछ महीने के बाद फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो उसके बाद हमने उन बच्चों की जो पिक्चर्स हैं ना उस यूनिफॉर्म के अंदर अपने घर की मेन वॉल पे लगा दी। तो उससे होता ये है कि बच्चे जब डेली बेसिस पे खुद को उस यूनिफॉर्म में देखते हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिलती है, उन्हें ये पता होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो इस तरह से बच्चों की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अभी से, हालांकि हम लोग आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, छोटे बच्चों को नहीं कहते कि अपना प्रोफेशन डिसाइड करो। हमारे ज़माने में हुआ करता था, पैदा होते ही पता होता था हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट आजकल थोड़ी पेरेंटिंग का क्योंकि थोड़ा चेंज हो गया एक मॉडल, तो उसमें पेरेंट्स नहीं कहते। बट इन बच्चों के लिए ये ज़रूरी था, इन्हें हमने एक मोटिवेशन के साथ आगे लेके चलना है ताकि इनके सामने एक क्लियर कट आइडिया हो कि हमने ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है। तो इस वजह से इनकी कम्प्लीटली, इनके खाने में इनकी पसंद नापसंद, इनके गेम्स में हर बच्चे के मुताबिक उसको लेके चल रहे हैं ताकि उसकी पर्सनैलिटी पूरे तरीके से ग्रो करे और एक अच्छा, और एक होता है ना कि प्रॉपर एक अच्छा इंसान बन के और एक पॉजिटिव कामयाब इंसान बन के ये बच्चा फ्यूचर में हमारे सामने आए। वो सब जिस तरह आप अपनी मिसेस के साथ अब ये नेक काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो इतनी आपकी मसरूफियात हैं, तो फिर टाइम कैसे मैनेज होता है? देखिए अनवार, ये ना अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला इस्तात देता है। आज से 15 महीने पहले जब हम ये काम नहीं कर रहे थे तो मैं अक्सर कहता था कि यार बहुत थकावट हो गई है, थक गया हूँ। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रेजेंटली आई एम कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज चूंग, उसमें हम बहुत ज़्यादा पिछले 2 महीने में, मतलब मैं कहूँगा कि रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। हमने अपने मैसेज को बहुत बेहतर किया, लिविंग कंडीशंस बहुत बेहतर की, और ख़ास तौर पे जो इंस्पेक्टर जनरल ने, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल ने पूरी फोर्स के लिए जो किया है, उसके बाद एवरी पुलिस ऑफिसर, एवरी पुलिस लोअर स्टाफ, एवरीवन इज़ चार्ज्ड, और बहुत बेहतरी आ रही है पुलिस के उसमें रवैये में भी और हर इंस्टीट्यूशन में पुलिस के। तो वो अल्लाह ताला फिर हिम्मत देता है और अल्लाह ताला इस्तात देता है। मतलब अब ऑफिस के बाद में इन बच्चों को प्रॉपर टाइम देता हूँ। पहले हमारी एज अ फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रूटीन थी कि हम महीने में एक दफ़ा विद इन पाकिस्तान या कहीं पाकिस्तान से बाहर चले जाते थे। पिछले 15 माह से इन बच्चों की वजह से हम एक दफ़ा सिर्फ इस्लामाबाद गए हैं। अच्छा, वो जा ही नहीं पाते। पिछली जो छोटी ईद थी, छोटी ईद पे छुट्टियाँ ज़्यादा आ गई थी, शायद आपको 6 छुट्टियाँ आ गई थी। तो वो हमने प्लान किया कि किसी तरीके से मैनेज करते हैं, अपने कुछ दोस्तों की ड्यूटियाँ लगाते हैं कि इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो वो जो हमारे बड़े से छोटी बेटी है, शी रिफ्यूज्ड। उसने कहा जी आप लोगों ने जाना जाए, मैंने ईद इनके साथ ही करी। तो फिर हम सारों को भी बहुत शर्म आई, तो हमने भी प्लान कैंसिल कर दिया, फिर हमने ईद उनके साथ मनाई। तो वो आपको सेटिस्फेक्शन जब मिलती है, फिर आप में एनर्जी ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जिस तरह से आपने बात की है, इंडिविजुअल रोल अदा करने की ज़रूरत है। हम हमेशा हर काम गवर्नमेंट पर डालते हैं, सरकारी अफसरान पर डालते हैं और तनकीद करते ही दिखाई देते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने तौर पर भी इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया अलमरा फाउंडेशन से महबूब असलम साहब और सूफिया वड़ाइच साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। पाकिस्तान के नौजवान तो खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करते ही आ रहे हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स की आलमी दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम भी रखता है। ये हमसा है, ये हम सब जानते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे जवान तो जवान, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं,
वो भी खेलों में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम खान नियाजी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। दुबई में मुनक्किद वर्ल्ड मुकाबलों में, जिनमें हैमर थ्रो, बेल्ट रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग और जूडो में गोल्ड मेडल हासिल किए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके जो बेटे हैं मसअब अकरम खान नियाजी, उन्होंने भी पावर लिफ्टिंग, जूडो, फ्री स्टाइल रेसलिंग और बेल्ट रेसलिंग में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ये भी तारीख का एक अनोखा ही वाक़या होगा कि जब बाप बेटे इकट्ठे मेडल हासिल करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में, तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी और वाक़या होगा। तो हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन किया है प्रोफेसर अकरम खान नियाजी, मसअब अकरम नियाजी और सैयद मुबशर बुखारी ने, जो कि पावर लिफ्टिंग में आए हैं, पाकिस्तान पहुँचे हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका तारुफ करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम के लिए। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि मेडल आपने जीता, फिर अपने बेटे के साथ जीता, तो इस उम्र में भी आप हमें कम्पीट करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपकी रूटीन जानना चाहेंगे, आपकी डाइट जानना चाहेंगे, क्योंकि इस उम्र में तो हम देखते हैं कि लोग अपनी घुटनों की दर्दें बता रहे होते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। ये ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। इसमें ऐसा है कि डाइट शेड्यूल तो पहले बहुत अच्छा था, जब मैं पहले जवानी में कर रहा था। ठीक है। अब वो डाइट शेड्यूल नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि कोई अच्छी थोड़ी सी डाइट, मतलब जो भी अवेलेबल हो उसमें बंदा एहतियात कर लेता है कि कौन सी गैर ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी है, उसी में बंदा ले लेता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को अगर बंदा मजबूती से पकड़े रखे ना, तो उसमें बड़ी खैर होती है। मैं समझता हूँ कि ये सारी दुआएं जो है मेरे मतलब रिश्तेदारों, घर वालों और उन शागिर्दों की हैं कि जिनको मैं बाप बन के ट्रेनिंग कराता हूँ और उनके फ्यूचर बन चुके हैं और वो उनकी लाइफ पॉजिटिव हो चुकी है, उनके जो दिल से दुआ निकलती है ना, तो उसका ये सारा असर है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत भी दी है, तौफीक भी दी है और मैं जवानी से भी ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुबशर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पावर लिफ्टिंग में आप भी मेडल जीत के आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में तो लास्ट जो है 20 ईयर से था, लेकिन बिकॉज आई एम स्टेइंग इन दुबई, मेरा जिम भी था दुबई में, लेकिन उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में आ गया, तो बिल्कुल वो स्पोर्ट्स जो है ना पीछे ही रह गई। ठीक है। तो ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मैं इन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ। तो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अंदर वो अंदर का स्पोर्ट्समैन जो सोया हुआ था वो दोबारा जाग गया है। और वहाँ से थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो ये 9 कंट्रीज का था कंपटीशन, उसमें अपना वेट लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड मेडल लिया है और अभी मैंने प्रॉपर दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। कौन कौन सी कंट्रीज थी उसमें? उसमें इंडिया था, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और इसी तरह के 4-5 और ममालिक थे। ठीक है। अच्छा मसअब, आपका तो हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं, बड़े अच्छे आपकी गेम चल रही है, पावर लिफ्टिंग की बात करें, फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करें, फिर अब आपने वाले साहब को अपने साथ ऐड किया है गेम्स में या उन्होंने आपको वो लेकर चल रहे थे? ये स्टोरी में थोड़ी सी जानना चाहूँगा। एक्चुअली बाबा शुरू से ही स्पोर्ट्स से काफ़ी रिलेटेड थे, स्पोर्ट्स टीचर भी थे और इनको क्रेज़ था। इन्होंने बहुत सारी गेमों में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिन्होंने दर्जनों गेमों में पाकिस्तान पंजाब लेवल तक और फिर पाकिस्तान लेवल तक विन किया। तो अभी मैं छोटा सा ही था तो मुझे मेरे दिमाग में एक एम फिट कर दिया गया था कि आपको फ्री स्टाइल रेसलिंग खेलनी है। अच्छा। और इंशाल्लाह आपको अमेरिका में जाके खेलनी है और पाकिस्तान का बेस्ट होना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रॉम द स्टार्ट मैंने इसी की ट्रेनिंग शुरू की। पाकिस्तान विन किया 5 टाइम्स और इंटरनेशनल भी खेलने गया, तो पहला मेरा इंटरनेशनल मेडल था ये। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फर्दर मैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस वक्त जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो कितनी हेल्प कर रहा है? वो आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक हेल्प करते भी हैं और किसी हद तक नहीं भी करते। अब ये जो मेडल था ये हम अपने ही रिसोर्सेज के थ्रू खुद कांटेक्ट करके गए थे, बट जिससे पहले मैंने इवेंट्स खेले हैं वो मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से खेले थे। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट के और इस तरह के हालात थे कि मेरे ख्याल से वो हमें नहीं सपोर्ट कर सके, लेकिन जो जिसमें जज्बा होता है या जिसने प्रैक्टिस की होती है 1 साल, तो वो नहीं देखता कि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं, वो फिर उसको जो भी रसाए मिलते हैं तो वो उन रसाए पे। लेकिन अकरम साहब, हम हमेशा ये देखते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान में, क्रिकेट के अलावा मैं बात करने लूँ क्योंकि हमारा सारा जो फोकस है क्रिकेट पर है, जिस तरह से मुबशर ये बात करें कि वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में चले गए थे, तो जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं फिर उन्हें अपनी अर्निंग के लिए या फील्ड स्विच करनी पड़ती है या फिर पैसे कमाने के लिए मजीद किसी काम पर वक्त देना होता है। तो जो उनका टैलेंट है, जिस तरह मुबशर ने भी 12 साल बाद ये अचीवमेंट है उनकी, तो उनका बड़ा एक जो गोल्डन पीरियड था वो वेस्ट हुआ है। इसमें ये तो चीज़ें, हम इसी चीज़ से मैं एक माजरत के साथ बात करूंगा जी।
कि इसी चीज़ को हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में ये हाल है, पाकिस्तान का माजरत के साथ हर चीज़ में यही हाल है कि मैं स्पोर्ट्स की मिसाल दूं कि पाकिस्तान का ओलंपिक में आखिरी मेडल 1988 में आया था हुसैन शाह का ब्रोंज। 35 साल से कोई मेडल नहीं आया। हमारी 22 करोड़ आवाम है और उन मुल्कों के दुनिया में मेडल हैं जिनकी आबादी सिर्फ 3 लाख है। बिल्कुल ऐसी। अब अगर स्पोर्ट्स की पस्ती की हम हालत देखें तो मवाजना करें तो दुनिया के जो 115 मुल्क हैं जो कोई ना कोई मेडल लेते हैं उनमें हम नहीं हैं ओलंपिक में, और जो मेडल बिल्कुल नहीं लेते अगर उनकी तादाद और उनके वसाइल, उनका रकबा, उनकी सारी चीज़ें देखी जाए उन मुल्कों की, तो उनमें भी हम पस्तरीन दर्जे पे हैं कि वो तो चलो छोटे छोटे मुल्क हैं जिनका मेडल नहीं है, तो हम तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया में 5वें नंबर पे आबादी है। मिसाल के तौर पर बहामास की आबादी 3.25 लाख है। कराची से 90 मुल्क निकल आएंगे, बिल्कुल ऐसी बहामास जैसे जी। और उनके ओलंपिक में 2 मेडल थे। तो इसमें लम्हा फिक्री है। मैंने एक तजवीज़ भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को कि पाकिस्तान के मेडल जो हैं दर्जनों आएंगे ओलंपिक में भी, और उसमें खिलाड़ियों को 100 अरब रुपए मिलेंगे डायरेक्ट उनके पॉकेट में, और गवर्नमेंट के बजट का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैंने तजावीज़ भेजी थी लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब ये ना लगन हो, अब हम मेरे शागिर्द जो हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट। ठीक है, मतलब लास्ट में कमेंट सिर्फ आपसे चाहूँगा, हमारे पास वक्त की कमी है, कि अब नेक्स्ट क्या प्लान है फ्यूचर के? नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी कॉमनवेल्थ तो मेरा सबसे बचपन से मैं देख रहा हूँ, और कॉमनवेल्थ लास्ट टाइम भी मैं इस टीम के लिए सिलेक्टेड था, तो वो कोरोना का जो टाइम पीरियड आया उसमें फिर हमारी टीम नहीं जा सकी जिसके डिले हो गई। ठीक है, तो इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ में भी मेडल लेके आना है, और बाबा की तरह एशिया में भी पाकिस्तान को लिए। और अभी अमेरिका से ऑफर आ चुकी है हमें वहाँ से। अच्छा, वेरी गुड। कि वहाँ पे WWE में हम दोनों उन्होंने वेलकम किया, हमारी वीडियोस देखी हैं, हमारी नेट पे कन्वर्सेशन हुई है। ठीक है, तो हम उधर खेलने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकरम खान नियाजी, मसब अकरम नियाजी और मुबशर बुखारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतालिक। तो इस माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 14,500 अरब रुपए का बजट रखा है, और इस बजट का 32% हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से ही फराहम किया जाता है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए इमिग्रेशन एक्सपर्ट इरफान नागरा साहब ने। नागरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। ख़ासतौर पर अगर हम गल्फ़ की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से रकूम भेजने का सिलसिला था उसमें हम कमी देख रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म से मौका दिया। देखें जी, जो सबसे पहले तो जो बुनियादी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि आप अगर पाकिस्तान के पूरे बजट को देखें तो 14,500 अरब का टोटल बजट है, तो उसमें 32% हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। तो इसका मतलब है कि बाकी 68% बाकी जितने भी पाकिस्तान के वो टैक्स के मामला हैं या दूसरे चीज़ों से पूरा किया जाता है, 32% हिस्सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बजट के इसका हिस्सा बनते हैं जी। तो इसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उस लेवल की, जितने बड़े लेवल का ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंट्रीब्यूशन है इस सारे मामले में, वो अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो हक, जो रियल बात है, 100% अभी तक नहीं मिल सका। हाँ, इसमें ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि ऑलरेडी जैसा कि आपको मालूम है कि 2013 में जब मियां शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट आई, वज़ीर आज़म पंजाब बने, तो उन्होंने 2014 में एक ओवरसीज़ कन्वेंशन मुनक़्क़द किया लाहौर में। 3 रोज़ कन्वेंशन में उन्होंने आखिरी दिन ये ऐलान किया था कि हम ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए, उनकी ज़मीनों पे, जायदादों पे कब्जे होते हैं, जो उनको पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशूज़ हैं, उनके लिए जो एयरपोर्ट पे मसले मसाइल आते हैं, इनके लिए हम एक प्रॉपर इधर एक ओवरसीज़ पंजाब कमीशन कायम करेंगे। तो वो उन्होंने खैर ओवरसीज़ पंजाब कमीशन लाहौर के अंदर कायम कर दिया, उसका हेड ऑफिसर बनाया। तो उसने पंजाब में रहने वाले पाकिस्तानी गल्फ में मौजूद जो फिर हमारे सिफारत खाने हैं वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भरपूर जो सिफारती मदद है वो वहाँ पर मिलती है?
जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे ओवरसीज में पाकिस्तानी भाई रहते हैं गल्फ के अंदर, उनको हमारे पाकिस्तानी सफारतखानों से काफ़ी अच्छी अब पहले से अब बहुत ज़्यादा बेहतरी हो गई है। अब पहले से बहुत ज़्यादा मामला बेहतरी की जानब गामज़न है, और अब जो पाकिस्तानी सफारतखाने हैं इसमें बड़ा हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल एक मैं आपको देता हूँ कि हमारे कुवैत के अंदर जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं मलिक फ़रूक साहब, मैंने जो देखा है जी कि अभी तक जितने भी एम्बेसडर आए हैं, ये वाहद एम्बेसडर साहब मैंने देखे हैं जो वाकई बड़े डेडिकेटेड तरीके से बहुत दिल से लोगों की खिदमत करते हैं, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो रहने वाले ओवरसीज हैं उनके लिए बड़े हर तरीके से कुवैत गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने उधर, अभी मैंगो का सीजन चल रहा था, तो एक बड़े लेवल पे मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया कुवैत गवर्नमेंट के साथ मिलके। इसी तरह सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन उन्होंने उधर बुलाया हुआ था, उसमें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए बड़े अच्छे लेवल पे उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे उस ठीक है। इरफान साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हम देखते हैं एक सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उनकी जायदादों पर कब्जा कर लिया जाता है। इस मसाइल के लिए अब तक क्या काम हुआ है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? देखिए जी, ये मसला तो अभी चल रहा है, जो रियल है उसमें आप कह सकते हैं कि अभी 100% की मसला हल नहीं हुआ, लेकिन एक जो रियलिटी है कि ओवरसीज पंजाब कमीशन बढ़ने से काफ़ी हद तक इसमें कमी आई है, और काफ़ी लोगों को इससे रिलीफ मिला हुआ है। जब 2014 के बाद से जब से ये इदारा कायम हुआ है, उसके काफ़ी ज़्यादा लोगों को, लेकिन इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। जब अभी अपने कुछ दिन पहले जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ओवरसीज के लिए एक पैकेज अनाउंस किया। उस पैकेज के अंदर उन्होंने स्पीडी कोर्स के लिए भी कहा कि हम ऐसा चाह रहे हैं निज़ाम के जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मेन उनकी जायदादों पे कब्जों का मामला है, जो उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे होते हैं, केस सालों। ठीक है इरफान साहब, एक बहुत बड़ा एक और अहम मामला भी है, वो ये है कि बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं, खासतौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा सियालकोट का, हाफिजाबाद का। यहाँ से लोगों को ले जाया जाता है, गल्फ कंट्रीज़ में भी ले जाया जाता है, नौकरियों का झांसा दिया जाता है, वहाँ पर वो 2-3 महीने रहते हैं और फिर उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। इस पर क्या काम किया जा रहा है? देखिए जी, जो इस मामले में मेरा ख्याल है गल्फ के अंदर तो इतना इस चीज़ का इशू नहीं है, और ना इस चीज़ का इतना मसला। ये आप कह लें कि वो जैसा कि कुछ पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए, ये जो उधर यूनान में हुए, समंदर में का हादसा हुआ, इस तरह वो उस लेवल पे तो वो उधर के मामलात या उस उधर थोड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे गल्फ के अंदर ऐसा ये इशू नहीं है। ठीक है, कि जो भी लोग इधर आते हैं उनको कम से कम जो जिस कंपनी में जाते हैं उधर उनको ये इतना इस इशू को इतना सामना करना नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमिग्रेशन एक्सपर्ट इरफान नागरा हमारे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।